खान साहब ने रात गए बहुत बड़ा चक्का मारा। गेंद ग्राउंड से नहीं बल्कि स्टेडियम से बाहर जा गिरी है। फौजी अदालतों के हवाले से इमरान खान साहब ने न सिर्फ खामोशी तोड़ी बल्कि आर्मी चीफ साहब को भी एक अहम पैगाम पहुंचाया। खिताब बहुत ज़्यादा अहम था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसके साथ इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कल बहुत ज़्यादा अहम थी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। खान साहब पहली दफ़ा इतने गुस्से में और इसी एग्रेशन में नज़र आए। इमरान खान साहब को कभी इस तरह के गुस्से और एग्रेशन में लोगों ने नहीं देखा। हुकूमत ने भी फ़ौज को भी एक तंग गली में धकेल दिया। इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से कि कल उन्होंने अपने तकरीर में क्या कहा और जो लोग इमरान खान साहब के साथ दे रहे हैं उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि इनके वकील ने कौन से अपडेट दिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भी काफ़ी न्यूज़ है हमारे पास, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। जो लोग इमरान खान साहब के साथ दे रहे हैं उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। आजकल पाकिस्तान में उनको जेलों में लेकर जा रहे हैं और स्पेशली जो कायदीन इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। उनको रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। कल शेर अफजल साहब जो है इमरान खान साहब के भी वकील थे और शहरियार अफरीदी साहब के भी वकील है। कल वो शहरियार अफरीदी साहब से मिले और उन्होंने एक ट्वीट की। वो ट्वीट भी आपको बताएंगे। उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ लिखा है वो आपको बताएंगे। उन्होंने पूरी मंजरनामा इसी ट्वीट के अंदर पेश किया कि शहरियार अफरीदी साहब के साथ जेल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस जगह पे उनको रखा है और किस हालात में, क्या वो खान साहब को छोड़ रहे हैं या अभी भी वो इमरान खान साहब के साथ है। तो वो वकील साहब लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आर्डर को भी वायलेट किया गया है। अफरीदी साहब को डेथ सेल से निकाल करके एक बैरिक में रखा गया है, जहां पर उस डेथ सेल से भी ज़्यादा नोटोरियस सेल है, नोटोरियस बैरिक है, उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक, दर्दनाक और खौफनाक जगह है। कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे मुमताज़ कादरी को फांसी से पहले रखा गया था। वहाँ पे ना कोई बाथरूम है, ना वहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन चीज़ है कि जहाँ पे शहरियार अफरीदी साहब आराम से ज़िंदगी बसर करे, आराम से रात गुजार ले या आराम से थोड़ा बहुत वक्त जो ना अपने बीत ले। फिर कहते हैं इसी जगह पे इससे पहले जो भी बंदा जेल में आता था उसको एड्स या टीबी की बीमारी थी, उससे उन मरीज़ों को भी इसी जगह पे रखा जाता था। कहते कि बड़े भाई की वफ़ात पर शहरियार अफरीदी साहब बहुत ज़्यादा रंजीदा थे और इनकी ख्वाहिश थी कि अपने बड़े भाई को देखने के लिए चला जाए, लेकिन वो मुमकिन ना हुआ। और इनकी ख्वाहिश थी कि बिल्कुल आखिरी दीदार तो अपने भाई की करे, लेकिन वो पॉसिबल ना हो सका। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी अपने तकरीर में कहा कि हमने अपने ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब को इजाज़त दी थी कि वो अपनी बीवी के देखने के लिए चला जाए और अपनी बीवी के फौत होने के बाद 4 दिन उन्होंने अपने घर में गुजारे थे, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब को इजाज़त नहीं दिया गया कि वो अपने बड़े भाई की आखिरी दीदार करे या उनके जो मेहमान है उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार ले, बल्कि उनके रिश्तेदार और इनके भाइयों को भी उनके जनाजे से पकड़ा गया है और अदालत लेकर गए या जेल लेकर गए हैं उनको। शहरियार अफरीदी साहब अपनी बीवी और बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनका कहना है अगर पाकिस्तान के अलावा उसको दुनिया की किसी भी कोने में कोई ऐसी जगह उनको मिले कि अपने बच्चों को वो शिफ्ट करें, वो ख्वाह वो जैसे भी जगह हो वो अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करना चाहेंगे और वो अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि शहरियार अफरीदी साहब का जो फिज़िक्स था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ था और उनके एक टांग बिल्कुल ख़राब हो गई थी और वो कह रहे थे कि मेरा एक टांग बहुत ज़्यादा ख़राब है और वीकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी फाइटिंग के लिए तैयार है और इस हालात के वो फाइट करके इसका मुकाबला करेंगे। शेर अफजल साहब कहते हैं कि आखिर में जब मैं उनसे बाहर निकलना चाह रहा था तो उस वक्त मैंने उनके साथ गले लगाए, उनके साथ ज़बरदस्त हक किया और उनको माथे पे भी चूमा और उनके साथ एक वादा करके आया हूँ कि मैं आपको आपके फैमिली के साथ लाजमी दोबारा मिलवाऊँगा और आपकी उनके साथ दोबारा मुलाकात लाजमी करूँगा। फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने अपने अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की, फेसबुक पोस्ट है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। फैसल फारूक चीमा साहब
جو بہت متنازع بھی ایک دفعہ بن چکے تھے جب پنجاب کے الیکشن ہو رہے تھے، وہ وہاں تک نہیں پہنچے تھے، لیکن انہوں نے آگے پھر بتایا تھا کہ میں کس طرح راستے میں پھنسا تھا، میں تو باہر جانا چاہ رہا تھا لیکن اسلام آباد سے وہاں تک لاہور تک جو ہے نا ٹائم بہت زیادہ لگا، راستہ خراب تھا، دھند کی وجہ سے وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب ان کی پوسٹ سے پہلے لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے، اب جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بینس بھی اسی کی ہے۔ جس شرمناک انداز میں چادر اور چاردیواری پامال کرتے ہوئے در و دیوار توڑ کر گھر میں گھسا جا رہے ہیں، ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، قیمتی سامان کو توڑا بھی جا رہے ہیں اور کچھ قیمتی سامان کو اپنے ساتھ لے کر بھی جا رہے ہیں اور تباہ و برباد بھی کر رہے قیمتی سامان کو۔ کہتے ہیں نہ یہ ہمارے معاشرے میں اور نہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی نظیر آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے جو آج کل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بدترین پہلو تو یہ ہے کہ ان گھریلو ملازمین کو قید و بند کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے نہایت محنت کے ساتھ رزق حلال کمانے کی بندوبست کرتے ہیں۔ میری بہن کو دوران حراست اتنا بدترین تشدد کیا گیا، اس کی وجہ سے وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پھر نیچے اب آپ کے ساتھ وہ پوسٹ شیئر کریں گے کہ اس پوسٹ میں کیا ہے جو فیصل فاروق چیمہ صاحب نے لکھا ہے، وہ جو خان صاحب نے بھی شیئر کیا لیکن انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فیصل فاروق چیمہ صاحب لکھتے ہیں، میرے سرگودہ گھر 2 دفعہ ریڈ کیا گیا اور ملازمین کو مارا گیا ہے لیکن میں نے برداشت کیا۔ میرے لاہور کے گھر پر ریڈ کیا اور میرے ملازمین پر تشدد کر کے گرفتار کر لیا، میں نے پھر بھی برداشت کر لیا۔ میری بیٹی کے گھر ریڈ کیا اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اور اسلحہ تانا گیا اور ملازمین پر تشدد کیا گیا اور گھر کا سامان اٹھایا جس کو بھی میں نے برداشت کر لیا۔ میری بیٹی کے گھر 3 دن بعد رات کے 2 بجے دوبارہ ریڈ کیا اور میرے داماد کو گرفتار کر لیا گیا اور نامعلوم جگہ منتقل کر دیا، میں نے برداشت کیا۔ اگلے رات میرے داماد کے بہن کے گھر ریڈ کیا اور خواتین سے نہایت بدتمیزی اور بے خودگی کی گئی اور بزرگوں کو دھکے دے کر پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور سارے گھر کو تہس نہس کیا گیا لیکن میں نے پھر بھی برداشت کر لیا۔ اس سے اگلے دن میرے ماموں کے بیٹے کو ان کی دفتر سے گرفتار کر لیا اور ان کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا اور جہاں پر ان پر بدترین تشدد ہوا، میں نے پھر بھی برداشت کر لیا۔ کل میرے چھوٹے بھائی کے سسرال کے گھر پر ریڈ کیا اور خواتین کے ساتھ نہایت بدسلوکی کی اور بچوں کو تھپڑ مارے گئے، بچوں اور ملازمین کو تھپڑ مارے گئے۔ تمام گرفتار لوگوں سے ان کی گھروں کھال کرواتے ہیں اور ان سے ان کے مارنے کی جو آوازیں آتی ہیں وہ ان کی خاندان کو، ان کے اقارب اور عزیز کو سنواتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے برداشت کر لیا۔ جو کچھ ہوا سب چیزیں میں نے برداشت کر لیا۔ لیکن جب میری فیملی جن کی خواتین اور بچے اور عزیز گرفتار تھے، انہوں نے مجھے فون کر کے کہنا شروع کیا کہ خدا را ہمارے پیاروں کو چھڑوا اور جو یہ لوگ کہتے ان کی بات مان لو، اور تب میری برداشت جواب دے گئی۔ کہتے کہ اس سے پہلے تو میری برداشت بہت زیادہ قوی تھی اور میں سب کچھ جو ہے نا برداشت کرنا چاہ رہا تھا۔ جب میری فیملی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کر گئی تو پھر میری برداشت اگر اور میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کر لیتا اگر اس کو اپنے فیملی اور عزیز و اقارب کا احساس ہوتا جو میں نے کیا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو اس طرح کے ایک مہذب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں کرنا یہ کون سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی خاندان تک پہنچ جائے، پھر ان سے ان کی سسرال تک پہنچ جائے، اتنی دور تک۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان میں اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کام کرنا یہ بہت بری بات ہے اور اس کے اثرات آئندہ نسلوں کے اوپر بہت زیادہ پڑیں گے اور لوگ یاد کریں گے، تاریخ ہسٹری میں بھی یہ یاد کریں گے کہ یہ اتنا بدترین دور سے پاکستان بھی گزر چکا ہے جو شاید کہ پرانے زمانوں میں اس طرح بدترین وقت کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کے اوپر گزر چکا ہوگا۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، ہر دوسرے دن عدالتوں کا چکر لگاتا ہوں، لیکن ان ڈاکوں کی طرف میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں یہاں رہ کر کیسز لڑوں گا، ملٹری کورٹس میں لے گئے تب بھی لڑوں گا،
एक शख्स को बाहर रखने के लिए इदारे तबाह न करें। आप पूरे निज़ाम को इस वक्त तबाह कर रहे हैं एक बंदे को बाहर रखने के लिए। मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। खान साहब का कहना है कि मैं अब भी मजबूत हूँ, लेकिन आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुल्क को इस हालात में तबाह ना करें। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। आजकल भी हर दूसरे दिन मैं अदालत में जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ केसेस जो है भुगत रहा हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पे 150 से ऊपर मेरे ऊपर केसेस है और सब के पास में जा रहा हूँ। अगर मुझे आप मिलिट्री के कोर्ट्स में भी लेकर जाते तो वहाँ पे भी मैं केस लड़ूंगा और मैं हारूंगा नहीं। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है और मैं अपने मुल्क के खातिर आप लोगों के साथ मिल बैठ के सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी के नाम भी बहुत ज़्यादा अहम पैगाम पहुँचाया, या उनको एक अहम पैगाम दिया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं आर्मी चीफ आसिफ मुनीर साहब को कहता हूँ कि अब वक्त है बात करें। मुल्क जिस तरफ जा रहा है फिर कोई भी इसको ठीक नहीं कर पा सकेगा। मुझे अपने मुल्क का फिक्र है और अपने मुल्क की खातिर आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। ये एक अच्छी ऑफर है जो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है। कहते हैं इस वक्त मैं सब के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, आर्मी चीफ के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, इम्पोर्टेड सरकार के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क का फिक्र है कि मेरा मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, इस ऑफर को कबूल करना चाहिए और मुल्क को एक अच्छे सिमत पे लेकर जाना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसको माफ़ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। जो कुछ हुआ उसको दरगुजर कर देना चाहिए और आगे चलना चाहिए। इंसान को फिर भी आप जितना भी जुल्म कर ले, कुछ भी आप कर ले, फिर इसके बाद फिर भी आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, मेज़ पे बैठ के चीज़ें हल हो जाती है। मेज़ पे बैठ के आप जो है ना किसी चीज़ के नतीजे तक पहुँच जाते हैं। तो अब वक्त है कि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि अभी मेज़ के ऊपर बैठ के जितने भी शिकायतें हैं वो दूर किया जाए और मुल्क को एक अच्छी सिमत पे रवाना कर दें। फिर इमरान शफकत साहब ने भी एक जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी एक दावा किया। इस दावे में कितनी सदाकत है या कितनी सदाकत इसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने एक दावा किया। इसमें से थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक दावा है, इसमें हकीकत या ऑथेंटिक अभी तक नहीं है। उनका ये सिर्फ एक ट्वीट से इमरान शफकत साहब ने एक दावा किया कि कुछ दिन पहले आर्मी चीफ की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है, जिसमें एक वो मुंतज़र है कि एक एक्शन किया जाए और आर्मी की तरफ से तो बहुत ज़्यादा जो करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन अब सिविल जो जितने भी इदारे के वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें और लोगों को पकड़े और इनको अदालतों में लेकर जाए और इनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेड सरकार है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो डरती है और वो जो इतना बड़ा पत्थर है उसको उठाने के लिए, अपने कंधों पे उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बस सिर्फ वक्त गुजर जाए और बीत जाए, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ ना डाला जाए कि वो करारदाद भी पेश करे, फिर उसके बाद जो है ना एक सियासी पार्टी को मिलिट्री अदालतों में लेकर जाए, वहाँ पे इनको फांसी दी जाए या उनके ऊपर वहाँ पे एक्ट किया जाए और उनको वहाँ से सज़ाएं दिलवाए जाए। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को एक मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर जाते हैं और वहाँ पे इनको सज़ाएं दिलवाते हैं। तो आइंदा नस्लें न भी आपको माफ़ करेंगे और आप जमहूरी निज़ाम के अंदर अगर आप इस तरह करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ काम होगा, क्योंकि एक जो वक्त है, जो हुकूमत है, ये तो तब्दील होती है। एक 5 साल एक के होते हैं, 5 साल दूसरे के होते हैं, तो फिर इनके लिए भी ये मुश्किलात होंगी। क्योंकि ये देख चुके हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थे, इमरान खान साहब ने अपने दौर में के साथ क्या कुछ किया था, बहुत ज़्यादा वो भी रो रहे थे कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए। तो उनके जहन में ये चीज़ें भी है और ये इतने ज़्यादा भारी जो बोझ है उनके लिए तैयार नहीं है। और उनकी ख्वाहिश भी यही है और उनकी कोशिश भी यही है कि किसी न किसी तरीके से ये दिन गुजार करके इलेक्शन की तरफ चला जाए और ये जो इतना बड़ा बोझ इनके ऊपर डाला जा रहा है कि इस बोझ से ये बच जाए। तो मेरी कोशिश हुई कि जो ताज़ा अपडेट है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।